ओके, थैंक यू बताने के लिए। ये बहुत मसला कर रहा था जूम मेरे ख्याल से, इसलिए रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की। अब हो रहा है रिकॉर्ड? जी सर, अब हो रहा है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे फेसबुक वगैरह ने एपीआईज़ प्रोवाइड की हुई हैं, उसी तरीके से बहुत सारे जितनी भी कोई भी अच्छी ऐप कोई बनाता है, उसकी एपीआई भी प्रोवाइड कर देता है। अब मैंने अगर एंड्रॉइड ऐप एक बनानी है, प्ले स्टोर पे पड़ी होंगी इस तरह की ऐप्स, जिसमें आप सारे सोशल नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, सारे सोशल नेटवर्क्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब की जॉइंट किस्म की एक ऐप मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पे, आई एम श्योर। तो क्योंकि हमारे फाइनल प्रोजेक्ट्स जब हुए थे बीएस में, तब हमारे साथ के पैरेलल स्टूडेंट्स ने भी ये ऐप्स बनाई थी सोशल नेटवर्क्स की, तो ऑब्वियसली प्ले स्टोर पे अब तक तो होंगी। तो इस तरह की ऐप्स बना सकते हैं आप। वो जॉइंट ऐप्स क्या करती हैं, इन सब की एपीआईज़ यूज़ करती हैं, ठीक है? एपीआईज़ यूज़ करके ये सब चीज़ें इंटीग्रेट करती हैं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में पेमेंट रखी हुई है कि साइन अप करने के लिए आपको कोई फीस पे करनी है, या अगर आपका ई-कॉमर्स ऐप है दराज़ की तरह की या अमेज़न की तरह की, जिस पे आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट गेटवे कोई आप लगाते हैं, तो उसकी भी लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है? तो फंक्शनैलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं और वो फंक्शनैलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है? असेंबलीज़ का ये बेनिफिट होता है। डॉट नेट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है सैटेलाइट असेंबली, एक है प्राइवेट असेंबली और एक है पब्लिक असेंबली, ठीक है? पब्लिक या ग्लोबल असेंबली जिसे कहते हैं। तो आज हम सैटेलाइट असेंबली देखेंगे। यहाँ पे जब आप न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे आ जाएँ, क्लास लाइब्रेरी, ठीक है? और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं राइट पैनल में। अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ सी शार्प क्लास लाइब्रेरी, और ब्रैकेट में लिखा है डीएलएल, ठीक है? डीएलएल बनाने के लिए ये यूज़ होती है। मैंने इसका नाम रखा है सैटेलाइट असेंबली लोकलाइजेशन ऐप। लोकलाइजेशन अब क्या चीज़ है? सैटेलाइट असेंबली तो मैंने आपको अभी बताना है सैटेलाइट असेंबली क्या चीज़ है। लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई मेरी ऐप को लोड करेगा, सॉरी ये मैंने इस तरीके से नहीं बनाना था, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको एज़ अ वेब एप्लीकेशन ही बनाएँगे। ASP.NET वेब एप्लीकेशन बनाएँगे, ठीक है? सैटेलाइट असेंबली की इस तरीके से बनाएँगे, जो डीएलएल है वो हम प्राइवेट और ग्लोबल की बनाएँगे। सैटेलाइट असेंबली की वेब एप्लीकेशन के थ्रू मैं इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये कंपाइल होके वैसे डीएलएल ही बनेगी, लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ कि जब इसको ब्राउज़र में लोड करे कोई यूज़र, ये फिर मैंने गलत बना दी है, मास्टर पेज वाली बना दी है, एम्प्टी एप्लीकेशन नहीं बनाई। दोबारा से बनाते हैं, एम्प्टी एप्लीकेशन बनाते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जब ऐसी वेबसाइट मैं बनाना चाह रहा हूँ कि जो ब्राउज़र में यूज़र लोड करे, तो वो उस रीजन की लैंग्वेज में वो एप्लीकेशन शो हो, ठीक है? जैसे बहुत सारी आपने एप्लीकेशंस देखी होंगी, जैसे अ, ये गूगल है। जब गूगल.com मैं लोड करता हूँ, तो पहली बात तो ये उठा लेता है मेरा ये रीजन, कि ये पाकिस्तान रीजन है, ठीक है? इसका मतलब इसने लोकलाइज़ेशन उठाई है, खुद ब खुद। फिर उसके बाद दूसरा ये लैंग्वेजेज़ भी ऑफर्ड कर रहा है मेरे पास, गूगल ऑफर्ड इन उर्दू, पश्तो, सिंधी, ठीक है? यानी कि इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ये अब उर्दू में आ गया गूगल, ठीक है? ये होती है लोकलाइज़ेशन, ठीक है? कि वो एक तो उठा भी सके ऑटोमैटिकली आपकी रीजन को, और ऑटोमैटिकली या तो उस लैंग्वेज में दिखा दे, या आपको ऑप्शन दे कि वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक और वेबसाइट है नाइकी की, यहाँ पे अब आप फर्स्ट टाइम अगर ये वेबसाइट आप ओपन करते हैं, तो ये आपको रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं।
ये फर्स्ट टाइम ही बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोलते। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंडिया के लिए वो कह रहे हैं जी इंग्लिश में दिखाएंगे हम, चाइनीज चाइनीज में दिखाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेजेस नीचे लिखी हुई हैं कि कौन सी लैंग्वेज में हम दिखाएंगे, फ्रेंच में फ्रांस की, ठीक है। अगर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ तो क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं, तो ये यहाँ पे ./in आ जाएगा और ये सारी इंग्लिश में दिखाने लग देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वेबसाइट दोबारा से लोड करूँ, जैसे पहले मैंने लोड की थी, तो अब ये दोबारा नहीं मुझे पूछ रहे, वो कह रहे हैं जी इंग्लिश सेलेक्ट हो चुका है, इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे कुकीज़ वगैरह क्लियर करनी पड़ेंगी अपनी ब्राउज़र की, तब वो दोबारा पूछेगा। खैर, तो ये लोकलाइज़ेशन होती है। इसको आप अपनी वेबसाइट में इनेबल कैसे करेंगे कि आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप web.config में आप चले जाएं। यहाँ पे system.web में एक टैग मैंने लगाना है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसमें यूआई कल्चर, इसको मैं कर देता हूँ ऑटो, और कल्चर इसको भी मैं कर देता हूँ ऑटो। अच्छा, अब यूआई कल्चर और कल्चर में फर्क क्या है? कल्चर में ये फर्क है कि ये मोस्टली बैकएंड की चीजों के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेट अगर प्रिंट करनी है, ठीक है, डेट को मैं कन्वर्ट करूँ कि डेट के ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में, तो वो क्या करेगा, पहले डेट लेगा, फिर स्लैश मंथ, फिर स्लैश ईयर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यूएस में ये वेबसाइट ओपन की है अपने ब्राउजर में, यूएस में बैठा हुआ हूँ मैं, तो यूएस का फॉर्मेट डेट का ये होता है कि पहले मंथ आता है, ठीक है, मंथ फिर डेट फिर ईयर, तो डेट इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादातर ये बैकएंड टाइप की इस तरह की कन्वर्जन वगैरह के लिए कल्चर यूज होता है। जबकि यूआई कल्चर इसलिए यूज होता है, ये रिसोर्स फाइल आपकी रीजन के मुताबिक उठाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये गूगल है, ठीक है, इसको मैं उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली जो अब उर्दू में दिख रही हैं। इंग्लिश में करूंगा तो ये गूगल सर्च, आई एम फीलिंग लकी, ये गूगल ऑफर्ड इन, ये सब स्ट्रिंग्स हैं जो किसी रिसोर्स फाइल में आप स्टोर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाली रिसोर्स फाइल में आप इंग्लिश की वर्ड्स सारे स्टोर करेंगे, उर्दू वाली रिसोर्स फाइल में उर्दू के वर्ड्स स्टोर करेंगे, ठीक है। तो कौन सी रिसोर्स फाइल उठानी है यूआई में दिखाने के लिए, वो यूआई कल्चर डिसाइड करता है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने ऑटो रखा है, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ब्राउजर से डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली रिसोर्स फाइल भी उठा लेगा, और बैकएंड पे भी जो करना होगा ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा, ठीक है। इसको ऑटो के अलावा हम कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पेज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, वेब फॉर्म 1। यहाँ पे एक लेबल लगा लेता हूँ पहले, इस वेब लेबल का नाम टेक्स्ट में लगता हूँ स्टूडेंट, बल्कि इसको फिलहाल मैं एम्प्टी रख देता हूँ, ठीक है। एम्प्टी रखेंगे गायब हो जाएगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मैं थोड़ा फॉन्ट वगैरह चेंज करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, साइज एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये हेडिंग है मेरी, यहाँ मैं एक और लेबल लगा देता हूँ, जिसका मैं नाम रखता हूँ यूजर नेम। यूजर नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं एक, नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी लेबल, लेबल का नाम रखता हूँ पासवर्ड, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं, एक और लेबल लगा, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं।
ईमेल, एड्रेस, और नीचे एक बटन देता हूँ रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने एक फॉर्म बना लिया, लेकिन अब ये मैंने इंग्लिश में बनाया है, जब भी लोड होगा इंग्लिश में लोड होगा। उसको कैसे पता कि इस लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट करना है? मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाऊंगा, राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर ऐड कर देता हूँ। इस फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ ऐप अंडरस्कोर ग्लोबल रिसोर्सेज। ग्लोबल रिसोर्सेज के लिए क्यों? ग्लोबल का क्या मतलब है? आप इस वेब फॉर्म को देखें, ये पेज जो हम हमेशा बनाते हैं, अगर आप इसको खोलें, ये CS फाइल है, ये डिजाइनर है, ठीक है। आप इस पेज का भी एक रिसोर्स बना सकते हैं, ठीक है, लोकल रिसोर्स इसको कहते हैं, ठीक है। आप न्यू फाइल करके ऐड कर सकते हैं, इस पेज के अंदर आ जाएगा, वो रेजेक्स फाइल बन जाएगी, ठीक है। लोकल टू पेज होगा वो। अब ये ग्लोबल रिसोर्सेज है, यानी कि पूरी एप्लीकेशन के रिसोर्सेज है। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड में जाऊंगा, न्यू आइटम, ये रिसोर्स फाइल, ठीक है। इस रिसोर्स फाइल का मैं नाम रख देता हूं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूं। इसका मैं नाम रखता हूं लैंग्वेज स्ट्रिंग, ठीक है। एक मैंने रख दिया लैंग्वेज स्ट्रिंग्स, ठीक है। लैंग्वेज स्ट्रिंग्स वो फाइल होगी जो बाय डिफॉल्ट उठाई जाएगी इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब मैं इसी तरह एक और फाइल बना देता हूं इसमें, उसका मैं नाम रखता हूं लैंग्वेज स्ट्रिंग्स .fr। fr का मतलब ये है, ये फ्रेंच में के लिए, ठीक है। fr यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है। ये वाली फाइल वो तब उठाएगा जब फ्रेंच सिलेक्ट होगा, ठीक है, कल्चर, ठीक है। इसी तरीके से आपने सर्च करना है, जितने भी टाइम जोन हैं उन सब के आगे इस तरह की एब्रिविएशन होती हैं, वो यहाँ पे लगा के फाइल्स बना लेनी है, ठीक है। अब फाइल बनानी है कैसे? टाइटल सबसे पहले हमें चाहिए, फॉर्म में सबसे पहले ये टाइटल है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इंग्लिश वाली में तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, वैल्यूज की ये रहेगी, ठीक है। दूसरा यूजर नेम, यूजर नेम ही रहेगा। इंग्लिश के लिए तो सेम रहेंगे सारे। पासवर्ड, पासवर्ड, ईमेल भी ईमेल रहेगा, एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। तो ये तो होगी नॉर्मल फाइल। यही सेम कीज हमें चाहिए यहाँ पे फ्रेंच वाली फाइल में, लेकिन ट्रांसलेट करके डालनी है। इसके लिए नॉर्मली कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर हायर किया जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे translate.google.com। समझ आ रही है? कोई स्टूडेंट जवाब ही दे दे। जी सर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने लिखा है, इंग्लिश डिटेक्ट होगी, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फ्रेंच, ठीक है। सर इसको उर्दू में कर। उर्दू में यार मैंने अब ब्राउजर की मैं उर्दू सेट नहीं की हुई फिलहाल, अभी फिलहाल फ्रेंच में देखो ना, इसको तुम खुद उर्दू में करना, ठीक है, जब घर में करोगे। मैं बताता हूँ मैंने क्यों नहीं की उर्दू में, मैं बाद में बताता हूँ। यूजर नेम, एक तो उर्दू ये जो है ना, गूगल ये इतनी अच्छी करता भी नहीं है ना ट्रांसलेट। यूजर नेम, इतना मुश्किल है यूजर नेम फ्रेंच में? ये यूजर नेम आ गया,
पासवर्ड, इतने मुश्किल वर्ड है ये। पासवर्ड ठीक है, ईमेल, अच्छा रिसोर्स आपके सिर्फ स्ट्रिंग्स नहीं हो सकते, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। ये देखें यहाँ से रिसोर्स फाइल से ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे इमेजेस, आइकन्स, ऑडियो फाइल्स, अदर्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, ईमेल, ईमेल ईमेल ही है फ्रेंच में भी। आखिरी है एड्रेस, एड्रेस क्या चीज है, एड्रेसी, ठीक है। फिर रजिस्टर, लास्ट स्ट्रिंग है हमारी रजिस्टर, रजिस्टर भी अजीब सही है। ठीक है, तो ये हमारी फ्रेंच की भी बन गई। लेकिन अब इसको पेज के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, पेज में तो टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट खत्म कर देते हैं। अच्छा, इस टाइटल को फिलहाल मैं रहने देता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा इसके मैंने क्यों रहने दिए। लेबल 2 से स्टार्ट करते हैं। लेबल 2 का यहाँ पे डाल दूंगा मैं, टाइम खत्म होने वाला, दूसरा सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये कोई बता सकता है कि मैंने एंगल ब्रैकेट % क्यों लिखा है? ताकि वो वेरिएबल को गेट कर सके। ये सर्वर साइड कोड के लिए, लिख हाँ सके हैं। हाँ, सी शार्प के कोड के लिए, सर्वर साइड कोड के लिए। रिसोर्सेज डॉट लैंग्वेज स्ट्रिंग्स डॉट यूजर नेम, ये देखें आर है। ठीक है, तो ये यूजर नेम रिसोर्सेज से उठाना है, ये मैंने उसको बता दिया। पासवर्ड है दूसरा, एड्रेस और रजिस्टर। इस तरह क्लोज नहीं होता तो फिर इसको इधर लगा के देखते हैं। फिर देखते हैं यहाँ वर्क करता है कि नहीं, रन करके देखते हैं। अब रजिस्टर यहाँ वर्क नहीं किया, एक सिंगल कोड के साथ ट्राई करते हैं। सिंगल कोड के साथ या 1 मिनट, फिर एक काम करते हैं, अगर ये इस तरह भी ना किया तो हम इसको बैकएंड से करेंगे। इसको बैकएंड से ही कर लेते हैं, बैकएंड से सेट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये अब रन करके देखते हैं कैसे आ रहे हैं। रजिस्टर को मैंने रहने दिया फिलहाल और टाइटल को रहने दिया, ये यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं हम कि क्या फर्क आता है। सेटिंग्स में जाकर क्रोम की एडवांस में जाएंगे, लैंग्वेजेस, ये यहाँ मेरी लैंग्वेज सेट हुई हुई है। ठीक है, फ्रेंच मैंने सेट की हुई है, लेकिन यहाँ से लैंग्वेज में जाऊंगा और फ्रेंच को टॉप पे मूव करूंगा। अब फ्रेंच मेरी पहली लैंग्वेज है। ठीक है,
अब पेज रिफ्रेश करें तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली उठाया, क्योंकि मैंने web.config में ऑटो किया हुआ है, उसने सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली फ्रेंच में उठाए हैं, फ्रेंच की रिसोर्स वाली फाइल उठाई है। ठीक है, इतना सही क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि यही काम हम बैकएंड से कैसे कर सकते हैं। बटन और टाइटल को बैकएंड से सेट करके देखते हैं। ये मेरा बैकएंड कोड है, यहाँ मैं लिखूंगा रिसोर्स मैनेजर RM। रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, इसकी यूजिंग भी कर दी, यूजिंग सिस्टम डॉट रिसोर्सेज में है ये। अच्छा, इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स मैनेजर, और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, ये जो नेम स्पेस है यहीं से ले लेते हैं। नेम स्पेस डॉट फोल्डर का नाम ग्लोबल रिसोर्सेज डॉट उस फाइल का नाम लैंग्वेज स्ट्रिंग्स। अच्छा, एक बात नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे मैंने लैंग्वेज स्ट्रिंग्स लिखा है, .fr नहीं लिखा, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लैंग्वेज स्ट्रिंग्स लिखा है, .fr नहीं लिखा। .fr लेना है या कौन सा लेना है ये वो खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें जाता है आर्गुमेंट असेंबली, यूजिंग सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन assembly डॉट गेट एग्जीक्यूटिंग assembly, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिंग असेंबली है वो उसका रेफरेंस जाता है। ये रिसोर्स लोड हो गए, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेबल 1 ही है ना हेडिंग, लेबल 1, यस, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट सेट करूंगा, rm डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग है क्या, टाइटल, टाइटल की है ना, ये यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टाइटल की है ये वाली, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिंग तो गेट करेगा, लेकिन यहाँ से हमने ये इसको कल्चर भी गेट करना है, कल्चर CI, इसको इंपोर्ट करेंगे सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन, CI इज इक्वल टू थ्रेड डॉट, थ्रेड को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, थ्रेड डॉट करंट, थ्रेड डॉट करंट कल्चर, करंट कल्चर लेकर वो कल्चर यहाँ पास करना है ताकि वो उसी कल्चर का की रिसोर्स फाइल से टाइटल उठाए, ठीक। ठीक है, और एक और काम करते हैं, बटन 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू rm डॉट गेट स्ट्रिंग रजिस्टर कॉमा CI, आ गया, ग्लोबल रिसोर्सेज करेक्टली एम्बेडेड और मेक श्योर ऐप ग्लोबल रिसोर्सेज, अच्छा ठीक है। ये फाइल की प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे बिल्ड एक्शन को कर दें एम्बेडेड रिसोर्स, ठीक है, ये एम्बेड नहीं हो पा रहा क्योंकि वेबसाइट की असेंबली में। इसी तरह FR जो दूसरी हमारी है फ्रेंच वाली, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, उसके भी बिल्ड एक्शन में उसको कर दें एम्बेडेड रिसोर्स, ताकि वो
एम्बेड हो सके प्रॉपरली। ठीक है, आप चेक करें। ठीक है, तो टाइटल भी सेट हो गया और रजिस्टर का बटन भी सेट हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरे सेशन में ज्वाइन करें, आगे मैं बताता हूँ फिर। ठीक है, ओके सर। क्लियर कर लें क्योंकि फिर ये आपने मुझे करके भी दिखाना है। सर ये जो फ्रेंच में आपने नेम लिखा है, जी, उनके सामने वैल्यू में क्या लिखा है? ये जो फ्रेंच में यूजर नेम के सामने जो लिखा है ये मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया ना।